हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक स्ट्रोक, जिसको कि हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ डिजीज इन विच देयर इज़ अ इंटरप्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन सेरिब्रम cortex area which will lead to ischemic changes or infection in the cerebrum। इसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है हमारे ब्रेन का, वहाँ पे कोई भी जो कि इंटरप्शन या क्लॉट कुछ भी आ जाता है, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है वो ब्रेन तक अच्छे से नहीं जा पाता है, जहाँ जिसके कारण वहाँ पे इस्चेमिक चेंजेस आते हैं। इस्चेमिक चेंजेस कब आते हैं? जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ब्लड वहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे इस्चेमिक चेंजेस आने लगते हैं। तो वो होता है सीवीए। अब ये 2 टाइप्स का होता है। स्ट्रोक्स हैव 2 टाइप्स, इस्चेमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक जो है वो 80% होता है, हेमोरेजिक 20% होता है। अब इस्चेमिक में ही 2 टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं, जो कि होते हैं थ्रोम्बस और एम्बोलाई। थ्रोम्बस का चांस है 64% और एम्बोलाई का चांस है 21%। तो थ्रोम्बस और एम्बोलाई में क्या डिफरेंस है? जब आपको कोई बड़ा चोट लगता है, तो उसको हील करने के लिए जो इंटरनली बनता है, उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। और वही थ्रोम्बस जब टूट के ब्लड फ्लो में फ्लो होने लगे, तो उसको एम्बुलस बोलते हैं। अब देखते हैं इसका रिस्क फैक्टर, क्या चीज़ के कारण ये सीवियर होने के चांस इंक्रीज रहते हैं। इसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। मॉडिफाइबल में आता है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरलिपिडेमिया, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट। ये सब चीज़ों को, इस चीज़ के कारण अगर स्ट्रोक हो रहा है कोई पर्सन को, तो हम ये चीज़ों में मॉडिफाई करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल होता है एडवांस एज, अगर एज मोर देन 50-60 है उसमें हो रहा है। जेनेटिक है, जेनेटिकली अगर चलते आ रहा है, पेरेंट्स को था तो ये होना है। और अगर सेक्स में मेल में ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब हम देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। तो सबसे पहला है हेमीप्लेजिया, हाफ बॉडी पैरालाइज, राइट और लेफ्ट। जब अगर कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, उसका हाफ बॉडी अगर आपको पैरालाइज दिख रहा है, तो वो हेमीप्लेजिया है, जो कि स्ट्रोक हो सकता है। और कभी भी अगर स्ट्रोक होगा तो उसमें जो बॉडी है वो हाफ ही पैरालाइज होती है, कभी भी फुल बॉडी पैरालाइज नहीं होती है। यानी कि हाफ, आधा ही तरफ का जो बॉडी है वो पैरालाइज दिखेगा। एक साथ दोनों साइड का पैरालाइज हो, ये बहुत रेयर केस होता है। अब इसमें जो कितने टाइप के पैरालाइसिस होते हैं वो बताया गया है। मोनोप्लेजिया यानी कि सिंगल लिम्स कोई पैरालाइज हो गया, कोई एक पैर पैरालाइज हो गया या कोई एक हाथ पैरालाइज हो गया, उसको मोनोप्लेजिया बोलते हैं। डाइप्लेजिया या पैराप्लेजिया जब बोलते हैं जब कोई भी 2 लिम्ब पैरालाइज हो, या तो अपर, नीचे का दोनों पैर पैरालाइज हो या ऊपर का दोनों हाथ पैरालाइज हो। लेकिन इसमें जो हम ज़्यादा प्रायोरिटी अगर पैराप्लेजिया में पूछेगा तो हम लोअर लिम्ब का बोलते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया यानी कि जो चारों लिम्ब है वो पैरालाइज हो जाते हैं। और ये है राइट साइड हेमीप्लेजिया अगर हुआ है तो पैरालाइज भी, जो राइट साइड हेमीप्लेजिया यानी कि राइट साइड में पैरालाइज है, तो वही बोल रहा है पैरालाइज इन राइट साइड। नेगेटिव में कौन सा जाएगा? राइट साइड बॉडी जाएगा। लेकिन जो स्ट्रोक हुआ रहेगा वो लेफ्ट साइड में होता है। और वैसे ही अगर लेफ्ट साइड में हेमीप्लेजिया, लेफ्ट साइड में पैरालाइज है, तो पैरालाइज भी लेफ्ट साइड जाएगा, नेगेटिव भी लेफ्ट बॉडी जाएगा। लेकिन जो उसका स्ट्रोक है वो राइट साइड में रहता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड सिम्टम, एप्रेक्सिया। इसमें क्या रहता है? अनेबल टू कैरी आउट फैमिलियर एक्शन विथ मोटर स्ट्रेंथ। मतलब जो उसको काम करना चाहिए जिससे वो फैमिलियर है, लेकिन उसके मोटर स्ट्रेंथ मतलब उसके हाथ पैर में उतना ताकत नहीं रहता है कि वो चीज़ कर पाए जो वो करता आ रहा है। थर्ड है एग्नोसिया, यानी अनेबल टू नेमिंग द फैमिलियर ऑब्जेक्ट। वो जो चीज़ वो पहले बोलता था अब वो उसको ढंग से बोल भी नहीं पा रहा है। फोर्थ है एफेजिया, अनेबल टू कम्युनिकेट, अनेबल टू स्पीक। तो इसमें जो रहता है हमको पेशेंट को कम्युनिकेशन स्किल सिखाना है। अगर वो लिख पा रहा है अच्छे से तो लिख के, इस नहीं तो इशारों में, नहीं तो उसकी बातों को समझने की कोशिश करना है। फिफ्थ है एफेजिया, अनेबल टू सॉलो,
एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स, इसमें जो पेशेंट रहता है अच्छे से निगल नहीं पाता खाने को, तो इसमें क्या रहता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन रहता है, तो इन पेशेंट में हम एनजी ट्यूब फीडिंग देते हैं। सिक्स्थ है सेरिब्रल स्ट्रोक, इसमें क्या क्या दिखता है, तो डाइप्लोपिया यानी कि डबल विजन, निस्टैग्मस यानी कि जो आई का मूवमेंट रहता है वो एकदम रैपिडली होता है, एटैक्सिया मतलब कि होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री स्केलेटल मसल, तो इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, तो ये सेरिब्रल स्ट्रोक का साइन है। अब हम जो सेवेंथ साइन है वो क्या है, होमोन्यूमस होमोएनोक्सिया, हेमी एनोक्सिया यानी कि हाफ विजुअल फील्ड नॉट सीन, इसमें जो पेशेंट रहता है उसका एक साइड के पैरालाइज के कारण क्या होता है, उसका जो हाफ विजन है वो लॉस हो जाता है, तो हमको उसकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी जिस तरफ का विज़न ठीक है वहाँ पे उसको अच्छे से रखना होता है। अब हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है, सिटी स्कैन है टू डिफरेंशिएट स्ट्रोक इज इस्चेमिक और हेमरेज, ताकि हम ये पता कर सके कि जो स्ट्रोक है वो हेमरेज है या इस्चेमिक है। एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट सेरिबल इन्फेक्ट हुआ है तो जो लेफ्ट स्ट्रोक होगा इस्चेमिक, मतलब कि लेफ्ट साइड में स्ट्रोक होगा इस्चेमिक, लेकिन जो पैरालाइसिस है वो राइट साइड में होगा। इतना याद रखना कि कभी भी लेफ्ट हेमिस्फेयर में हो राइट हेमिस्फेयर में हो, लेकिन जो उसका स्ट्रोक है उसके जस्ट अपोजिट साइड पे रहेगा। अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर में कोई प्रॉब्लम है, सेरिबल में प्रॉब्लम है, तो स्ट्रोक जो है वो राइट साइड पे अपीयर होगा, और अगर राइट हेमिस्फेयर है, सेरिबेलम में प्रॉब्लम है, तो जो पैरालाइसिस है वो लेफ्ट साइड में अपीयर होगा। अब देखते हैं कि जो ये पैरालिसिस अगर कोई भी इमरजेंसी में आता है तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि उस पर्सन को पैरालाइजी है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आप फास्ट से याद रख सकते हो, FAST। फेशियल पैरालिसिस दिखेगा, एक साइड का जो चेहरा रहेगा आपको एसिमेट्रिकल दिखेगा, लटका हुआ हल्का सा कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। आर्म पैरालिसिस दिखेंगे, एक साइड का शोल्डर, नेस्लर्ड स्पीच दिखेगा आपको, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, उससे नाम पूछोगे तो मतलब हकलाएगा, या फिर हकलाना नहीं मतलब कि लड़खड़ाना टाइप का होता है ना, उस टाइप का उसका आवाज़ रहेगा। टाइम देखोगे, टाइम इसलिए देखना है क्योंकि जो टीपीएस होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स जो होते हैं, वो ड्रग्स देने से जो स्ट्रोक है वो रिवर्स हो सकता है, अगर वो ड्रग्स विद इन 3 टू 4 आवर में दे दिया जाए तो। फिर लैब टेस्ट करेंगे जिसमें से कि सीबीसी करेंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे, आरबीएस देखेंगे, एचबीएस HbA1c देखेंगे जो कि होता है आपका शुगर का, पीटीआईएनआर देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन देखेंगे, जिसमें और देखेंगे एपीटीटी एक्टिवेटर, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखेंगे, लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट देखेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे। उसके बाद और देखें तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी देखेंगे ताकि हमको पता चल सके कि स्ट्रोक कितना बड़ा है, कहाँ पे है। पेट स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं ब्रेन का। ये सब थे इसके डायग्नोसिस। अब देखते हैं हम ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में TPAS टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है, जो कि क्या करता है, थ्रोम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी होता है, जिसमें कि एजेंट विच इज़ यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन, जो कि प्लाज्मिन को क्या बोलते हैं, हम कटर बोलते हैं, जो कि थ्रोम्बस को क्या करता है, कट कर देता है। तो जो टीपीएस ड्रग होता है ना, उसमें जो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं, विद इन अगर पेशेंट जो स्ट्रोक का है वो 3 से 4 घंटे से पहले आ जाता है, तो उसको हम ये ड्रग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। तो इस ड्रग्स का क्या काम करता है, ये जो प्लाज्मिनोजन रहता है जो बना हुआ है थ्रोम्बस, उसको क्या है, वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। प्लाज्मिन को क्या बोलते हैं हम, थ्रोम्बस का कटर बोलते हैं, उसको काटता है वो। तो जब स्ट्रोक अगर उस समय अगर तुरंत तुरंत आया है और हमने ये दिया, तो जो क्लॉट हुआ है, जो स्ट्रोक हुआ है, उसको क्या करेगा, वो डिसॉल्व कर देगा और वो पेशेंट अपने नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों को कर पाएगा, वो नॉर्मली मतलब कि मैक्सिमम ठीक होने के चांस हो जाते हैं जितना जल्दी वो आता है। तो टीपीएस ड्रग्स में 5 ड्रग्स आते हैं जिसको आप याद कर सकते हो सूरत से, SURAT से। एस से है स्ट्रेप्टोकाइनेस, यू से है यूरोकाइनेस, आर से है रीटिक प्लस, ए से है LT प्लस, टी से है टीनेक टी प्लस। ये सब क्या है, ड्रग्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो क्लॉट बने रहता है उसको काटने का काम करते हैं, डिसॉल्व करने का काम करते हैं।
अब हम इसका साइड इफ़ेक्ट देख लें अगर इस ड्रग का, तो इसका क्या ब्लीडिंग रिस्क हाई पे रहता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्टिव रहता है, मतलब कि अगर आप इसको 4 घंटे के बाद दे रहे हो तो इसको इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग रिस्क हाई रहेगा और बॉडी में तो हर जगह ब्लीडिंग का चांस हो सकता है। तो इस कारण से इस ड्रग्स को रिस्क में दिया जाता है क्योंकि पेशेंट को उस समय बचाना है, तो जल्दी आएगा तो ये ड्रग्स को हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको यूज़ नहीं करते। अब हम देखते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में हम क्या-क्या करेंगे? तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट ब्लड प्रेशर शुड बी मॉनिटर करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं है तो इसमें TIA ट्रांसिट इस्चेमिक अटैक आने के जो चांसेस रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि वो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रखने का। साथ में हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट देंगे जो कि क्या करता है, इनहिबिट कोगुलेशन, एग्जांपल हेपेरिन, वॉल्फरिन, ये ड्रग देंगे। एंटी प्लेटलेट एजेंट देंगे, इनहिबिट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, दस इनहिबिट फर्दर कोगुलेशन। अगर वो जो है प्लेटलेट का एग्रीगेशन ही नहीं होने देगा तो फिर वो जो क्लॉट का फॉर्मेशन है वही नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल इसमें एस्पिरिन देंगे। एंटी लिपिड एजेंट देंगे जो कि क्या करता है, डिक्रीज लिपिड लेवल इन प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा में लिपिड का लेवल डिक्रीज कर देता है। एग्जांपल है एट्रोवास्टिन, रोजवास्टिन, सिमवास्टिन, जो कि हम इसको कब देंगे, HS यानी कि एट बेड टाइम देंगे क्योंकि उसी समय जो लिपिड रहता है हमारे ब्लड में इंक्रीज रहता है, तो इसलिए इसको रात में देते हैं। साथ में पैसिव फिजियोथेरेपीज भी देंगे यानी कि उसको मूवमेंट भी कराएंगे थोड़ा। फिजियोथेरेपी यानी कि फिजिकल मूवमेंट, फिजिकली उसको थेरेपी देंगे। फिर हम सर्जिकल करेक्शन में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अगर जो स्ट्रोक है वो कैरोटिड आर्टरी में, वैसे बहुत रेयर रहता है कि मेन कैरोटिड आर्टरी में स्ट्रोक हो जाए क्योंकि वहाँ स्ट्रोक हुआ यानी कि बहुत सारा जो ब्रेन का 50% अफेक्ट होने के चांस रहते हैं, तो वहाँ होना रेयर रहता है। लेकिन अगर हुआ तो उसमें क्या करते हैं, कैरोटिड एंडोरेक्टोमी, जो कि क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्लेक और थ्रोम्बस फ्रॉम द कैरोटिड आर्टरी बाय नेक इंसिजन। नेक में इंसिजन करके कैरोटिड आर्टरी से जितने भी जो क्लॉट या प्लेक है उसमें उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो अब हम इसका नर्सिंग केयर देखते हैं। नर्सिंग केयर में असिस्ट द क्लाइंट फॉर एयरवे ब्रीथिंग। सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी रहता है ABC एयरवे ब्रीथिंग देखना रहता है। सेकंड क्या है, टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, इंक्रीज हेड ऑफ बेड अप टू 30 डिग्री टू यूज सेमी फाउलर पोजीशन। तो इसमें क्या रहता है, जो पेशेंट का हेड ऑफ बेड है वो 30 डिग्री हमको उठा के रखना है ताकि जो एस्पिरेशन का रिस्क है वो कम हो जाए पेशेंट में। साथ में असिस्ट फॉर गैग रिफ्लेक्स, इफ एब्सेंट इंसर्ट एनजी ट्यूब फॉर फीडिंग पर्पस। अगर हमको उसका गैग रिफ्लेक्स देखना है, अगर वो एब्सेंट है तो एनजी ट्यूब इंसर्ट करना है ताकि हम उसको फीड दे पाए। उसके बाद क्या करना है हमको, एनजी ट्यूब को भी एक बार असिस्ट कर लेना है कि पोजीशन, जो एनजी ट्यूब का पोजीशन इंसर्ट करने का रहता है, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करके पेशेंट को लेटाते हैं। और प्लेसमेंट कैसे करेंगे, प्लेसमेंट जो रहेगा एनजी ट्यूब का उसको भी हमको क्या करना है, असिस्ट करते रहना है। फिर हमको क्या करना है, फिफ्थ में एम्बुलेशन। एम्बुलेशन में क्या होता है, एम्बुलेशन करना है लेकिन उसमें क्या रहता है, रिस्क ऑफ फॉल रहता है, इंजरी। तो क्या करना है हमको, जो क्लाइंट है उसको सपोर्ट करना है और जो वॉकर साइड है उसको या फिर एक ठो प्रोटेक्ट करके हम उसको उसको एम्बुलेशन यानी कि टहलाना घुमाना है। कम्युनिकेशन, अरेंज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन टेक्निक, क्योंकि वो पेशेंट स्लर्ड अच्छे से बोल नहीं पा रहा है तो या तो उससे लिखवा लो या फिर साइन लैंग्वेज यूज करके उससे अच्छे से बात करना है हमको। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ट्रेन द क्लाइंट फॉर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। इसमें जो क्लाइंट है हमको क्लाइंट है उसको हमको ट्रेन करना है कि वो खुद से अपने सारे काम कर सके, उसको ऐसा ट्रेन करना है। एट्थ क्या है, लिम्बिक सिस्टम स्ट्रोक अनेबल टू कंट्रोल इमोशन। अगर लिम्बिक सिस्टम स्ट्रोक होता है तो उसमें जो पेशेंट है वो अनेबल टू कंट्रोल इमोशन। इसमें जो कई पेशेंट रहते हैं अगर उनको रोना आता है तो कई घंटों तक रोते रहते हैं, तो उनके जो फैमिली वाले रहते हैं वो ये बोलते हैं कि हम आते हैं तो ये रोते जाता है, बात नहीं कर पाता। तो ये क्या है, ये जो स्ट्रोक है वो लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट कर दिया है, इसलिए वो पेशेंट का जो इमोशन है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, हंसता है तो हंसते रहता है। इस टाइप का प्रॉब्लम जो पेशेंट में देखने को मिलता है।
साथ में सीवियर डिप्रेशन, सुसाइड एक्टिविटी, उसको ऐसा लगता है कि मतलब मेरी आधी बॉडी पैरालाइज़ हो गई है, मैं कुछ अपना खुद का काम नहीं कर पा रहा हूँ, एक टाइप का उसको बोझ सा फ़ील होता है। तो ऐसे पेशेंट क्या है, जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, उनके अंदर सुसाइडल एक्टिविटी बहुत जल्दी आती है। 10th क्या है, बॉल ब्लैडर, इसका हमको मैनेजमेंट करना है उसको, क्योंकि पता कुछ चीज़ें फ़ील होती है, कुछ चीज़ें नहीं, तो बॉल ब्लैडर का केयर भी हमको उसको देते रहना है। तो हमने जो देखा अभी तक इस्चेमिक स्ट्रोक था, लेकिन हेमोरेजिक स्ट्रोक भी होते हैं जो कि 20% होते हैं, तो इसका भी मैनेजमेंट जो रहता है। विटामिन के देते हैं हम पेशेंट को। एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का ट्रांसमिशन होता है, मॉनिटर करते हैं हम कि आईसीपी जो है वो इंक्रीज़ तो नहीं हो गया है। और साथ में क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में बर होल रहता है, जिसमें कि हम जो स्कल होता है उसको हटा के जो हेमरेजिक पार्ट है, जो जहाँ हेमरेज हुआ है उसको रिमूव कर देते हैं। पोजीशन क्या देंगे, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड ही रहेगा। साथ में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे, जैसे कि एग्जांपल है फेनिटोनिन, जो कि एक सीजर का अच्छा दवा है। तो ये यहाँ पर था हमारा सीवीए स्ट्रोक जो था वो कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।